हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में भी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बहुत बेसिक चैप्टर है। क्लास 9th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं एक बार, और इस बार हम इसको थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ेंगे। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है क्लास 9th में जो पढ़ा है वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स। सबसे पहले हम मैकेनिक्स को डिफाइन करेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन और रेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में है, जैसे पंखा चल रहा है तो मोशन में है पंखा, और पंखा रुका हुआ है तो भी वो रेस्ट में है। तो वो रेस्ट में और मोशंस में क्यों है, उसकी कंडीशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को भी 3 ब्रांचों में क्लासिफाई किया है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, पर मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं स्टडी करेंगे। सपोज ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये क्या हुआ, मोशन में हुआ ऑब्जेक्ट, इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, तो ये मोशन में है। अब ये मोशन में क्यों आया, हो सकता है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, धक्का लगा हो कोई, या विंड स्पीड के कारण, हवा की वजह से ये आगे बढ़ा हो। तो ये सब जो चीजें हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। ये जो चीजें हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है। हम ये पढ़ेंगे कि मोशन हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे किसमें, इस चैप्टर में। और काइनेमेटिक्स जो है उसको भी 3 ब्रांचेज में क्लासिफाई किया है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन में होने की स्टडी करते हैं, बट ये हम नहीं स्टडी करेंगे कि कॉजेस क्या है इस मोशन के। तो क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 3 है ये, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन, मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। सराउंडिंग्स के साथ और टाइम के साथ। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक इमेज है, कोई कोई भी इमेज, कोलाज, कुछ भी मान लेते हैं हम, हमारे घर की वॉल पर लगा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ टाइम t1 ले लेते हैं और यहाँ टाइम t2 ले लेते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसके सराउंडिंग से पता लगेगा। इमेज के रिस्पेक्ट में इसने चेंज किए, ये ऑब्जेक्ट ईस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट के वेस्ट में है। आपको एक मिनट, ये ऑब्जेक्ट के वेस्ट साइड है और ये ऑब्जेक्ट की ईस्ट साइड है। तो वेस्ट से ईस्ट में आया है ऑब्जेक्ट, तो इससे हमें पता लगेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट ने पोजीशन चेंज की है। और टाइम को भी हम ध्यान में रखेंगे, लाइक 1 सेकेंड पहले यहाँ पर था और 1 सेकेंड बाद यहाँ पर आ गया, तो टाइम इंटरवल जो लगा इसको यहाँ से आने में वो कितना लगा, 1 सेकेंड। अब ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये अब हम कब कहेंगे, ये अब हम कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा हो सराउंडिंग्स के साथ और टाइम के साथ। पोजीशन चेंज कर रहा हो किसके साथ, सराउंडिंग और टाइम के साथ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन मोशन है, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इन मोशन। रेस्ट क्या होता है, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना ऑब्जेक्ट की विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। t1 पर भी वो ऑब्जेक्ट वहीं है और t2 पर भी वो ऑब्जेक्ट है वहीं पर है, इसने सराउंडिंग्स के रेस्पेक्ट में कोई जगह चेंज नहीं की है, ये यहीं खड़ा था और
T2 पर भी ये यही है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये अब हम कब कहेंगे? ये तब कहेंगे जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम। समय और आसपास के साथ, सराउंडिंग मतलब आसपास। इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस्ट और मोशन के बारे में, तो फर्स्ट पॉइंट है कि रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स है। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। क्यों है? ये आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और अब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन जो है ये अननोन है। ये क्या है? अननोन है। तो रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। कैसे? सपोज एक बस है यहाँ पर, ओके, इसमें दो जने बैठे हुए हैं। तो ये दो जने जो है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये इस पेड़ से देखा जाए रेस्पेक्ट विथ दिस ट्री, तो अगर बस मूव कर रही है तो रेस्पेक्ट विथ दिस ट्री ये मोशन में है। क्या है? मोशन में है। बट ये दोनों आपस में क्या है? रेस्ट में है। 1 घंटे बाद भी इन दोनों से ये बस, मान लो 1 घंटे बाद बहुत दूर चली गई है, बट 1 घंटे बाद भी एक बस में दोनों साथ में बैठे, उतनी ही डिस्टेंस पर बैठे हैं जितनी पहले बैठे थे। तो इनसे पूछेंगे कि क्या आप मोशन में है या रेस्ट में है, तो ये क्या बोलेंगे? रेस्ट में है। बट अगर कोई जना यहाँ खड़ा है इस पेड़ के पास, उससे पूछेंगे कि ये रेस्ट में है या मोशन में, तो वो बोलेगा ये तो मोशन में है, क्योंकि चले गए, ये तो निकल गए 50-60 किलोमीटर आगे 1 घंटे में। तो ये क्या है? रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स है। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? रेस्ट में है। बट इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? मोशन में है। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है? मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट चेंज हो सकते हैं। मोशन और रेस्ट क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। जैसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, वैसे ही स्टेट, मोशन और रेस्ट जो है वो भी चेंज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में देख रहे हैं रेस्ट में, और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे ही रेफरेंस पॉइंट चेंज होएगा, वैसे ही स्टेट भी चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की। अब अब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन आर अननोन। ये कैसे? अगर हम कहीं बैठे हैं, 1 घंटे तक वहीं बैठे रहे, तो भी हम रेस्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, यूनिवर्स है, मिल्की वे, गैलेक्सीज वगैरह, ये सब जो है सब घूम रहे हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रेस्ट में है। हम बोलते हैं कि हम रेस्ट में हैं, 1 घंटे किसी जगह पे बैठ गए तो हमने बोला हम 1 घंटे से रेस्ट में। बट आप रेस्ट में नहीं है, क्योंकि जिस प्लैनेट पे आप रह रहे हैं, अर्थ पे, वो अर्थ ही घूम रहा है। तो आप कह नहीं सकते कि आप रेस्ट में हैं। तो अब्सोल्यूट रेस्ट जो है, अब्सोल्यूट रेस्ट, इस पूरे विश्व में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो अब्सोल्यूट रेस्ट में है। तो अब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अर्थ पे हो या किसी और प्लैनेट पे हो या यूनिवर्स में हो, स्टार्स, सन, मून, सब जो है मोशन में है। तो अब्सोल्यूट रेस्ट जो है वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। बट अब्सोल्यूट मोशन जो है वो हमें बहुत जगह मिलेगा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, जैसा कि हमने चैप्टर का टाइटल डिस्कस किया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वही होता है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्टडी भी करते हैं मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन की इन अ स्ट्रेट लाइन स्टडी करते हैं। उस पार्ट को हम क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। ये ऑब्जेक्ट चल रहा है यूं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है, तो ये क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है ये? रेक्टिलिनियर मोशन। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये भी रेक्टिलिनियर मोशन है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये लेंथ है कोई 500 किलोमीटर या 50 किलोमीटर ही ले लेते हैं, 50 किलोमीटर। तो यहाँ मैंने
1 किलोमीटर फाइंड करने को कहा। मैंने कहा कोई भी 1 किलोमीटर डिस्टेंस मार्क कर दो, तो मैंने मार्क करी ये। तो ये क्या है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये पॉइंट जो है यहाँ पर, ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो जब हम 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 50 टाइम्स स्मॉलर है, या ऐसे बोले 1 किलोमीटर जो है वो इंटू 50 करेंगे तो हमें 50 किलोमीटर मिलेगा। यानी 50 किलोमीटर जो है वो 50 टाइम्स 1 किलोमीटर है। 50 टाइम्स 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी यूनिट है। तो इसलिए जो ये 1 यूनिट होगा, ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है, बट हम जिसको अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या 1 किलोमीटर दिखेगा हमें। इसको मैग्नीफाई करते जाएंगे तो 1 किलोमीटर जो है वो बड़ा होता जाएगा। बट क्योंकि हम इतने से में 1 किलोमीटर ढूंढ रहे हैं, तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। इसकी खुद की साइज तो इतनी सी है 1 किलोमीटर की, और हम उसको 50 किलोमीटर डिस्टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 1 किलोमीटर इज वेरी स्मॉलर इन रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह उसको ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, तो हम इतनी देर से बात कर रहे थे आगे की स्लाइड्स में रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एक्सेस, जहां तीनों एक्सेस जो है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस, और ये z एक्सेस, ये कौन सी एक्सेस है, x एक्सेस, ये y एक्सेस, और ये z एक्सेस। ये अपेरेंट है क्योंकि ये आगे की तरफ दिखेगी। ये होती है y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस, और z एक्सिस जो होती है वो यूं होती है स्क्रीन की साइड। तो ये हमारी z स्क्रीन है, z एक्सिस है। तो जहां पर ये तीनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एक्सेस। इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम, ओरिजिन। और ये हमको एज अ रेफरेंस पॉइंट सर्व करता है। अगर हम देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है वाई एक्सिस पे, और ये यूं आया है, वाई एक्सिस पे है और यहाँ पर आ गया है ये थोड़ी देर में, तो वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे दिखेंगे हम, ओरिजिन, कि ये जो है ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस पे है, और ये जो है ओरिजिन से कम डिस्टेंस पे है। वो ज़्यादा डिस्टेंस पे था, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है वो कम डिस्टेंस पे ओरिजिन से, तो ओरिजिन से चेंज आ रहा है पोजीशन में, तो हमें पता लग जाएगा कि मोशन हुआ है यहाँ पर भी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने ड्रॉ किया था पिछली स्लाइड में, अलोंग विद द क्लॉक, एक क्लॉक के साथ। हम टाइम को भी देखेंगे उसमें कि कितने टाइम में क्या हुआ है। सपोज ये एक रेफरेंस है, क्या है, रेफरेंस। इसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी देखा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस को भी, और क्लॉक भी देख रहे हैं, हम टाइम भी देख रहे हैं यहाँ पर कि किस टाइम से हमें क्या टाइम यहाँ पर ले रहा है ऑब्जेक्ट मोशन के लिए। तो वो क्या हो जाएगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक फॉर्म्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हमने बात करी थी काइनेमेटिक्स की भी 3 ब्रांचेज होती है, 3 सब ब्रांचेज होती है। तो वही यहाँ पर है, हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो ये वाली ब्रांच है, मोशन इन 1 डायमेंशन। ये वाली ब्रांच हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन 3 डायमेंशन, ये आगे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है, अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, एनी वन कोऑर्डिनेट चेंज, एनी वन कोऑर्डिनेट चेंज हो, एनी वन कोऑर्डिनेट
चेंज। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो या तो x या y या फिर z, तो हम क्या बोल देंगे कि मोशन जो है वो वन डायमेंशन में हो रहा है। इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो यही तो है, या तो x चेंज होगा, x चेंज होगा तो ये स्ट्रेट लाइन है देखो, y चेंज होगा तो भी स्ट्रेट लाइन है, और x चेंज होगा तो भी स्ट्रेट लाइन है। तो अगर एक एक्सिस पे चेंज हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हमारा वो मोशन क्या होगा, वन डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट चेंज हो, सपोज एक्स भी चेंज हो रहा है और वाई भी चेंज हो रहा है, वो कब होगा, जैसे ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, वो यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, एक्स भी चेंज हुआ और वाई भी चेंज हुआ। देखो एक्स में भी चेंज आया है ये चेंज, और वाई में भी ये चेंज आया है। तो चेंज आया है दो कोऑर्डिनेट्स में, तो वो हमारा हो जाएगा मोशन इन 2D। और तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो तो वो कौन सा मोशन होगा, मोशन इन 3 डायमेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाथ लेंथ या डिस्टेंस। पाथ लेंथ और डिस्टेंस जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये चला यहाँ पर आ गया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का चेंज आया है, ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस। ये जो कवर किया है पाथ, ये क्या होगी हमारी डिस्टेंस। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और वो घूमकर वापस यहाँ आया है, तो ये पूरी भी क्या है, डिस्टेंस है। ये पूरी भी क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जो भी पाथ हम कवर कर रहे हैं, हम स्कूल से घर जा रहे हैं या घर से स्कूल जा रहे हैं, तो हम जो एक्चुअल पाथ होगा जहां से हम जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। स्केलर को यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट मैग्नीट्यूड तो होता है, बट जो डायरेक्शन है वो नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे। डिस्टेंस में हम इस अभी जो इस चैप्टर में है, हम जो है डायरेक्शन नहीं देखने वाले हैं। और डिस्टेंस में वैसे भी डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस में डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हम जो डिटेल में है वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टेंस जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, मीटर में तो करते हैं, डिस्टेंस को किलोग्राम में तो मेजर करेंगे नहीं। यहाँ से यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो इसको हम 100 मीटर बोल देंगे। कभी आपने ये सुना है क्या, वो 100 केजी 100 केजी ट्रेवल किया उसने, अगर ऐसा कोई बोलता है तो लोग हंसेंगे उस पर, ठीक है। 100 मीटर, मीटर क्या है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है। किलोमीटर भी बोल सकते हैं हम, सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ये क्या है, बट मीटर जो है वो क्या है, एसआई यूनिट है। मतलब एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं, एसआई सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट है, तो पूरे वर्ल्ड में मीटर सेम होगा और मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। बाकी क्वेश्चंस जब हम लगाएंगे तो उसमें 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सब यूनिट्स आएगी। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा।
डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा या फिर जीरो हो सकता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी आपने सुना नहीं होगा -50 मीटर चल के आया वो, ठीक है। आपका फ्रेंड कोई आपके घर आया तो आप क्या बोलेंगे, -50 मीटर चल के आया वो, नहीं, दैट इज वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। किसी चीज को हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, या तो वो जीरो हो जाएगा या वो पॉजिटिव रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की एक्चुअल डिफाइन कुछ और कहेगी, बट उसका मीनिंग जो है वो यही निकलेगा। एक्चुअल डिफाइन कुछ भी कहे, आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो घूमकर वापस यहीं आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, जीरो। वो पहले भी यहीं था और उसकी इनिशियल भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है, तो डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं होगा। पोजीशन यहाँ है ऑब्जेक्ट, वो वहीं खड़ा है, तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। क्या हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उससे पहले डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिक्स में x से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आप आगे पढ़ेंगे तो इसके ऊपर एक एरो भी लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, यानी x टू डेल्टा x। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ऐसे हम, अगर हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की गिवन है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हम उसकी वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे अगर हमें टाइम गिवन है। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका डायरेक्शन भी हो और जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो। इसको भी हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है उसमें हम वेक्टर्स ही पढ़ेंगे पूरा। वो चैप्टर पूरा जो है बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। अब इसकी एसआई यूनिट भी डिस्टेंस की एसआई यूनिट के बराबर है। इसकी एसआई यूनिट किसके बराबर है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मीटर। आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट भी मीटर। डिस्प्लेसमेंट वैसे कॉमनली यूज आता नहीं। सपोज आप यहाँ पर हैं और आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है ये क्या है, डिस्टेंस है। बट अगर आपको यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे। ये एक लेंथ है 50 मीटर की, एक लेंथ है 50 मीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है ए पर है, वो बी पर गया। बी पर जाने के बाद उससे उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है हमें। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1। हमने पढ़ा है फॉर्मूला पिछली स्लाइड में, x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन इस 50 मीटर चल गया है वो, तो उसकी अब पोजीशन कितनी है, 50 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, जीरो। इनिशियल पोजीशन क्या थी, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया उसका, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 50 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, +50 है। सर्कल के केस में माइनस भी हो सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब वो यहाँ पर पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट किसको लेंगे, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और क्योंकि अब हम वापस पीछे जाएंगे
तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ की क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। और यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो थर्ड पॉइंट यही है जो मैं समझा चुका हूँ आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कैरेक्टरिस्टिक भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस जो है let me write it, डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या रिलेशन है। तो डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्टेंस से मतलब डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो या इसके इक्वल्स हो सकता है। इक्वल कब होगा, जब हम स्ट्रेट लाइन में बात करें। ए से बी पर गया एक ऑब्जेक्ट, हमने अभी एग्जांपल लिया था जो यहाँ पर, वही एग्जांपल सेम देखो कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो सेम होंगे। और यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस अलग होगा सर्कल वाले केस में, डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल में। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, सर्कल के केस में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिलेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक पिक्चर मैंने लगाई है यहाँ पर ताकि हम अच्छी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सके। तो ये स्कूल से जो ग्रीन पाथ देख रहे हो आप, ये ग्रीन पाथ डिस्टेंस है, ठीक है। एक बच्चा, सेम घर में दो भाई है समझो ऐसे, ठीक है। एक भाई जो है दूसरे भाई से मतलब उन दोनों में बनती नहीं है, तो अलग अलग रास्ते से आते हैं। एक इस रास्ते से आता है और एक इस रास्ते से आता है। तो ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा यूनिक होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिक होगा। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको भी आप कैरेक्टरिस्टिक में नोट कर लें डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा यूनिक होता है दो पॉइंट्स के बिटवीन। तो ये जो है ये डिस्टेंस है, ये ध्यान रहे, और ये भी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट यही होगा, केवल सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट यही होगा, क्योंकि ये केवल एक ही शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ब्लू एरो है। ये ध्यान रखिए कि ब्लू एरो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अभी दिख नहीं रहा है, एक मिनट, यहाँ मैं इरेज कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा ब्लू एरो, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और जो ग्रीन और रेड एरो है ये क्या है, डिस्टेंस है। अब आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और उससे पहले आप लोगों के लिए एक मज़ेदार क्विज है। रूल्स बता देता हूँ इस क्विज के। आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है। किस में देना है, कमेंट सेक्शन में। लाइव चैट में दें अगर आप लाइव देख रहे हैं, और अगर आप बाद में देखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। क्विज टाइम, ठीक है। इसके रूल्स बता दूं, 30 सेकेंड्स में आपको आंसर देना है, +1 फॉर करेक्ट आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका आंसर गलत भी है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। 3 क्वेश्चन है और आप लोग कैलकुलेट करेंगे अपने मार्क्स खुद, और कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप लिखेंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स रिलेशनशिप अमॉन्ग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 स्लाइड पहले ही बताया है मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरा लेक्चर पूरा तो आपको ये बिल्कुल पता होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, 30 सेकेंड्स आपके पास। मैंने 2 स्लाइड पहले भी बताया था, आप खुद ही कोई एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लें। बहुत इजी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी काफ़ी बार आता है, स्कूल एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आता है ये क्वेश्चन, और आईआईटी जेई के लिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आ जाता है वहाँ पर भी। तीस सेकेंड गाइस हो चुके हैं,
तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या इक्वल्स टू होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है डिपिक्ट्स करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये करेक्ट तो है, बट ये भी करेक्ट है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपने यहाँ तक ही ऑप्शन देखे और इसको मार्क कर दिया तो आंसर गलत है, ऑप्शन ये सही है। अगर आपने इसी ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में लिखा है तो आप अपने +1 कर दीजिए, आपको 1 नंबर मिल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस है, एक सर्कल है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। ये क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। अब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेस्पेक्टिवली बताना है आपको। पहले डिस्टेंस क्या है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुत इजी है, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा और उसका भी हिंट काफी क्वेश्चन में मिल रहा है कि आपको रेडियस दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है, यानी कुछ पाई और रेडियस से ही कुछ मिलने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पूछ रहा है डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त थोड़ा ध्यान रहे। चलो 10 सेकेंड और दे देता हूँ, 30 सेकेंड हो गए हैं, बट क्योंकि थोड़ा सॉल्व करना है इसलिए 10 सेकेंड और दे दिए। ओके, तो आपका टाइम खत्म होता है। डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, मैं निकाल देता हूँ एक बार। यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? 2πr। सरकमफ्रेंस जो है वही डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर। 2 इंटू पाई इज 3.14, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 लेना है, इंटू 5 सेंटीमीटर, इंटू क्या है? 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 31.4 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस तो 31.4 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी आप एलिमिनेट कर देते हैं यहीं पर। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत इजीली निकल जाएगा। देखो आप, ये सर्कल है, ठीक है, आपकी पोजीशन ये रही ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट वापस घूमकर अपनी जगह पर आ गया। तो इस केस में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन जब हमने देखी थी, तो वहां मैंने आपको बताया था कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पर डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आ जाता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? 0। तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचता है सी ऑप्शन। और जिन लोगों ने भी कमेंट में सी ऑप्शन दिया है वो अगेन +1 कर लें, और जिन्होंने नहीं दिया है वो अपने आप को 0 दे दें एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट सेम होती है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, और आपका टाइम स्टार्ट होता है 30 सेकेंड्स। गाइज ये ध्यान रखें, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको मैं इधर भी लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लास्ट 5 सेकेंड्स और आपका टाइम एंड होता है, ओके। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही देखो कि आप डिस्टेंस को कैसे बताते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ गए
तो आप इस केस में डिस्टेंस क्या बताएंगे? इस केस में आप डिस्टेंस क्या कहेंगे कि डिस्टेंस यहाँ पर मैंने 5 मीटर ट्रेवल करी, ठीक है। तो मीटर से आपको यहाँ पता पड़ जाना चाहिए कि जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। अगर आप यहाँ 5 किलोमीटर भी लेते हैं तो आपका ऑप्शन जो है वो गलत नहीं होगा, यूनिट जरूर है बट यहाँ पूछ रहे हैं SI यूनिट। तो ध्यान रहे डिस्टेंस की हमेशा SI यूनिट क्या होगी, मीटर। ये हम चैप्टर सेकंड जब कवर किया था तो वहां पर भी हमने देखा था, अगर आप वहां पर भी थे, वीडियो देखा अगर आपने, तो आपको ये ऑप्शन वहां मिल गया होगा। और मैं आपको बता देता हूँ SI यूनिट्स किसकी क्या है, वैसे एक बार जो ऑप्शन में गिवन है, ये जो SI यूनिट है इट इज ऑफ स्पीड, स्पीड की है या फिर वेलोसिटी की है, ओके। स्पीड वेलोसिटी की SI यूनिट वहां आपको ये मिलेगी, ओके। और ये जो SI यूनिट है ये किसकी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लगा दिया है मैंने, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जब भी आपसे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो आप उसके ऊपर एक सिंबल लगाएंगे जिसका एरो हेड होगा, कहाँ, इस तरफ, ओके। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा है या नहीं भी देखा तो भी आना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ा है हमने, एक्सेलरेशन, और नन ऑफ दी अबाउ तो बनता ही नहीं है क्वेश्चन में, 90% नन ऑफ दी अबाउ जो है वो ऑप्शन नहीं होता है हमारा, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए, डायरेक्ट तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इजी था, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। एक बार वेरी 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 थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और अगर आपने लाइव स्ट्रीम देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाइव स्ट्रीम ही देखें, और अगर आपने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है तो अगली बार ज़रूर देखें लाइव स्ट्रीम, अगला वीडियो जल्द अपलोड करेंगे। तो ये जो था आज हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था, ठीक है, बहुत बहुत बेसिक था, ये हम सब क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। चैप्टर 8 जो मोशन पढ़ा था हमने वहाँ हम कवर कर चुके हैं ये सब। तो ऐसे ही कुछ MCQ मिलेंगे आज के बाद आपको हर सेशन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँगा या जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आज का सेशन ये यहीं ख़त्म करते हैं, ओके बाय।